नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो ये हरे भरे पौधे हैं, ये आखिर आए कहाँ से? इनका सफर ना पानी की गहराइयों से शुरू होकर जमीन के कोने कोने तक फैला है। आज हम इसी कमाल की एवोल्यूशनरी कहानी को जानेंगे। देखेंगे कि कैसे जीवन के सबसे पहले सबसे सरल पौधों ने धरती पर अपनी जगह बनाई। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम इस एवोल्यूशनरी लैडर पर एक एक कदम ऊपर चढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि पौधों को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। फिर शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी पौधों एल्गी से। उसके बाद जमीन पर पहला कदम रखने वाले ब्रायोफाइट्स को जानेंगे और फिर पिटेडोफाइट्स की वैस्कुलर क्रांति को देखेंगे। और आखिर में हम इन सबको जोड़कर समझेंगे कि ये रास्ता इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में पौधों की लाखों प्रजातियां हैं। अब इन्हें समझना, इनमें कोई पैटर्न ढूंढना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली जैसा था। उन्होंने इस विशाल जगत को समझने के लिए कई तरीके अपनाए और हमारी समझ वक्त के साथ कैसे बेहतर होती गई, ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। यही वो सवाल है जिससे क्लासिफिकेशन की जरूरत पैदा होती है। लगभग 4 लाख प्रजातियां, हम इनमें कोई रिश्ता, कोई पैटर्न कैसे ढूंढे? ये तो ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में लाखों किताबें हों, लेकिन उन्हें अरेंज करने का कोई सिस्टम ही ना हो। एक बहुत बड़ी चुनौती है ना। तो देखिए, शुरू में वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। ये कुछ ऐसा था जैसे आप लाइब्रेरी की किताबों को सिर्फ उनके कवर के रंग के हिसाब से जमा दें। अब इससे क्या होता, जो किताबें असल में एक दूसरे से जुड़ी थी वो भी अलग अलग हो जाती। लेकिन आज हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये पौधों के फैमिली ट्री, मतलब उनके एवोल्यूशनरी इतिहास पर बेस्ड है। ये हमें बताता है कि कौन सी प्रजाति असल में किससे ज्यादा जुड़ी है, जो कहीं ज्यादा साइंटिफिक तरीका है। चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक वहां जहां से पौधों के जीवन की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं नींव की, शैवाल यानी एल्गी। तो आखिर ये एल्गे होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये सबसे सरल पौधे हैं। इनकी बॉडी में हमारी तरह जड़, तना या पत्तियां नहीं होती, इसीलिए इनके स्ट्रक्चर को थैलॉइड कहा जाता है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं, बिल्कुल एक छोटे से सोलर पावर्ड कारखाने की तरह। और इनका घर ज्यादातर पानी। एल्गी की दुनिया में वैरायटी कमाल की है। जैसे यहां देखिए वॉल्वॉक्स। ये कोई एक अकेला जीव नहीं है, बल्कि ये एक कॉलोनियल शैवाल है। मतलब हजारों सिंगल सेल्स एक टीम की तरह साथ मिलकर रहते हैं और एक गेंद जैसी कॉलोनी बना लेते हैं। फिर कुछ algae जैसे कि यूलोथ्रिक्स बिल्कुल अलग डिजाइन के होते हैं। ये फिलामेंटस होते हैं, मतलब ये एक एक करके सेल्स को जोड़कर लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मोतियों को एक धागे में पिरो दिया गया हो। और फिर आते हैं एल्गे के जायंट्स, लैमिनेरिया, जिसे हम केल्प भी कहते हैं। साइज में इतने बड़े हो सकते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये इतने विशाल होते हैं कि समुद्र के नीचे बड़े बड़े जंगल बना देते हैं, जो अनगिनत समुद्री जीवों के लिए घर का काम करते हैं। तो एक छोटे से वॉल्वॉक्स से लेकर इन विशाल जंगलों तक, ये है एल्गी की दुनिया। अच्छा, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। एल्गी इसमें भी काफी क्रिएटिव हैं। सबसे सिंपल तरीका है आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। यहां आइसो का मतलब है समान। इसमें जो 2 गैमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में मिलते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उनमें कोई फर्क बता पाना मुश्किल है। अब इवोल्यूशन में अगला कदम है एनिसोगैमस रिप्रोडक्शन। यहां एनिसो का मतलब है असमान। इसमें गैमीट्स के साइज में फर्क होता है, एक थोड़ा बड़ा तो दूसरा थोड़ा छोटा। यूडोरिना इसका एक बढ़िया उदाहरण है। और सबसे एडवांस तरीका है ओगैमस रिप्रोडक्शन। इसमें एक बड़ा नॉन मोटाइल यानी स्थिर फीमेल गैमीट होता है और एक छोटा मोटाइल यानी फुर्तीला मेल गैमीट तैरकर उस तक पहुंचता है। ये पैटर्न बहुत जरूरी है, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी हमें ज्यादा डेवलप्ड पौधों और यहां तक कि जानवरों में भी देखने को मिलती है। वॉल्वॉक्स हमें दिखाता है कि ये एडवांस तरीका भी बहुत पहले ही इवॉल्व हो गया था। तो एल्गे सिर्फ तालाब में दिखने वाली काय नहीं है, ये हमारे ग्रह के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं। सोचिए, हम जो सांस लेते हैं उसमें मौजूद आधी से ज्यादा ऑक्सीजन इन्हीं एल्गे से आती है। ये समंदर की फूड चेन का बेस हैं। और अगली बार जब आइसक्रीम खाएं तो याद रखिएगा कि उसे गाढ़ा करने वाला अगार भी एल्गे से ही आता है। इतना ही नहीं, क्लोरेला जैसे एल्गे इतने पौष्टिक होते हैं कि स्पेस ट्रैवलर्स भी इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। एल्गी को हम उनके रंग के आधार पर 3 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं: ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी।
ये रंग इनके अंदर मौजूद खास पिगमेंट्स की वजह से आता है। और सिर्फ रंग ही नहीं, ये अपना खाना स्टोर करने के तरीके में भी एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे ग्रीन एल्गी स्टार्च के रूप में खाना स्टोर करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जमीन पर उगने वाले पौधे करते हैं। ये एक और इशारा है कि जमीन के पौधे इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। तो पानी की दुनिया से चलिए अब एवोल्यूशन के अगले सबसे बड़े कदम पर चलते हैं, जमीन पर आने वाले पहले पौधे यानी ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें पौधों की दुनिया का मेंढक कहा जाए। क्यों? क्योंकि जैसे मेंढक रहता तो जमीन पर है, पर अंडे देने के लिए उसे पानी में ही जाना पड़ता है, ठीक उसी तरह ब्रायोफाइट्स उगते तो जमीन पर हैं, लेकिन अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें पानी की जरूरत पड़ती ही है। ये पानी से जमीन की ओर एक आधा अधूरा लेकिन बहुत जरूरी कदम था। इनका लाइफ साइकिल भी काफी अनोखा है। हमें जो हरा भरा पौधा दिखाई देता है वो गैमेटोफाइट कहलाता है, यानी वो हिस्सा जो गैमीट्स बनाता है। फिर बाद में इसी के ऊपर एक छोटे से डंठल जैसा स्ट्रक्चर उगता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये स्पोरोफाइट अपने खाने पीने के लिए पूरी तरह से नीचे वाले मेन पौधे पर ही निर्भर रहता है। ब्रायोफाइट्स में हमें मोटे तौर पर दो तरह के डिजाइन देखने को मिलते हैं। एक है लिवरवर्ट्स, जो जमीन पर चिपके हुए चपटे पत्ते की तरह दिखाई देते हैं, और दूसरे हैं मॉसेस, जिनसे हम ज्यादातर परिचित हैं। इनमें हमें तने और पत्तियों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं दिखने लगती हैं जो इन्हें थोड़ा ज्यादा पौधे जैसा बनाती हैं। चलिए अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, वो इनोवेशन जिसने पौधों को सही मायनों में जमीन का राजा बनने का रास्ता दिखाया। ये थी संवहनीय क्रांति, यानी पौधों के अंदर अपनी खुद की प्लमिंग सिस्टम का विकास। टेरिडोफाइट्स ने 3 बहुत बड़ी छलांगें लगाईं। पहली, उन्होंने जाइलम और फ्लोएम जैसे वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप किए। ये पौधों की अंदरूनी प्लम्बिंग प्रणाली है जो पानी और खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। दूसरी, ये असली जड़, तने और पत्तियों वाले पहले पौधे थे। और तीसरी, अब डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बन गया, जो गैमेटोफाइट से कहीं बड़ा और इंडिपेंडेंट था। फर्न्स को तो हम सब जानते ही हैं, और वे इस क्रांति के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। उनमें असली जड़ें होती हैं जो जमीन से पानी खींचती हैं, एक तना जो उन्हें सपोर्ट देता है, और बड़ी बड़ी पत्तियां जो धूप लेती हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ उनकी अंदरूनी प्लम्बिंग यानी जाइलम और फ्लोएम की वजह से। तो आइए अब तक की इस अविश्वसनीय यात्रा को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये एवोल्यूशनरी कदम इतने जरूरी क्यों हैं। तो कहानी में एक साफ प्रोग्रेशन दिखाई देता है ना? एल्गी ने पानी की दुनिया पर राज किया, ब्रायोफाइट्स ने जमीन पर पहला हिम्मत भरा कदम रखा, लेकिन वो पानी पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह छोड़ नहीं पाए। और फिर आए टेरिडोफाइट्स, जिन्होंने अपनी प्लम्बिंग सिस्टम के साथ जमीन पर जीने का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिससे वो और बड़े और मजबूत बन सकें। तो टेरिडोफाइट्स ने ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, लेकिन रिप्रोडक्शन के मामले में वो अब भी ब्रायोफाइट्स की तरह ही थे, स्पोर्स पर निर्भर, जिसके लिए पानी जरूरी था। तो अब सवाल ये उठता है कि जमीन पर पूरी तरह से हावी होने के लिए पौधों को अगला कौन सा रेवोल्यूशनरी एडेप्टेशन अपनाना पड़ा? वो क्या चीज थी जिसने उन्हें पानी पर निर्भरता से हमेशा के लिए आजाद कर दिया? जरा सोचिए इस बारे में।